चलिए समझ लेते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया कि आप मान लीजिए एक बायर हैं इंडिया के अंदर, आप कंप्यूटर इक्विपमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं लेट से चाइना से। तो आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बायर और सेलर एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बायर को लगेगा कि अगर मैंने पैसे पहले भेज दिए तो हो सकता है मेरे को गुड्स टाइम पे ना मिले, और सेलर को लगेगा हो सकता है मेरी पेमेंट टाइम पे ना हो। तो ऐसे में लेटर ऑफ क्रेडिट काफी अच्छा यूजफुल होता है, जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बैंक इसको इशू करता है, और इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक तरीके की गारंटी हो जाती है कि बायर सेलर को पे करेगा, और इनफैक्ट ये बैंक ही पे कर देता है इस अमाउंट को जैसे ही कुछ क्राइटेरिया मीट होते हैं। तो सेलर को क्राइटेरिया मीट करने हैं, बेसिकली उसको गुड्स को शिप करना है और डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है। तो अब ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस ऑपरेट होता है, किस तरीके के बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो बायर है वो एक तरीके से एप्लीकेंट हो गया यहां पे, क्योंकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करवाएगा। तो एप्लीकेंट जो है वो अपने बैंक के पास जाएगा, और जिस बैंक से वो लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वेस्ट करेगा उसे हम ओपनिंग बैंक बोलते हैं या फिर इशूइंग बैंक बोलते हैं। तो वहां पे वो अपनी रिक्वेस्ट करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट की। तो ये पहला प्रोसेस का पहला पार्ट हो गया, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में एडवाइजिंग बैंक होगा, जो बेनिफिशियरी का बैंक होगा, बेनिफिशियरी मतलब सेलर, राइट। तो एडवाइजिंग बैंक को ये लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैंक सेंड कर देगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग बैंक के पास पहुंच जाएगा। एडवाइजिंग बैंक उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा यहां पे। अब ऑथेंटिसिटी के अंदर वो सारी चीजें चेक करेगा, नाम वगैरह सही है, प्रोडक्ट नेम और ये सारी चीजें लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर चेक करी जाएंगी। फिर एडवाइजिंग बैंक उस लेटर ऑफ क्रेडिट को सेलर के पास भेज देगा। अब सेलर को पक्का यकीन हो जाता है, यहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि क्योंकि अब एप्लीकेंट ने या बायर ने लेटर ऑफ क्रेडिट भेज दिया है, दैट मींस ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। तो इसके बाद ये यहां से गुड्स को शिप कर देगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके से ये मान के चलिए कि उसको ऑलमोस्ट ये यकीन हो गया है कि अब मेरे पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं, मुझे पैसे 100% मिल जाएंगे, क्योंकि अब बैंक्स इन्वॉल्व हो गए हैं यहां पे, राइट। तो यहां पे वो अपने गुड्स को शिप कर देगा। तो यहां पे थर्ड पार्ट में तो हमने देखा कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर को मिल गया। फोर्थ स्टेप के अंदर ये गुड्स शिप हो जाएंगे। अभी ये रास्ते में ही है, लेट से खाली शिप हुए हैं, अभी बायर के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि चाइना से इंडिया में आने में टाइम लगेगा, राइट। लेकिन ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा डॉक्यूमेंट्स का। तो इसके बाद जो सेलर है, अब यहां पे उसको बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा। बिल ऑफ लेडिंग मेन डॉक्यूमेंट होता है जब भी कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं किसी भी कंट्री से। तो बिल ऑफ लेडिंग जो होगा उस डॉक्यूमेंट को ले जाके वो नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाएगा। नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक एक सेपरेट बैंक भी हो सकता है, और एडवाइजिंग बैंक दोनों सेम भी हो सकते हैं, और नेगोशिएटिंग बैंक एक सेपरेट भी हो सकता है। नेगोशिएटिंग बैंक का क्या मकसद है, वो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, इनको चेक करता है। तो यहां पे जो बिल ऑफ लेडिंग प्रेजेंट किया जाएगा, इसके अंदर सारी एक्यूरेसी चेक करेगा कि प्रॉपरली गुड्स को शिप किया गया है कि नहीं एलसी के हिसाब से। उसके बाद ये जो नेगोशिएटिंग बैंक होता है या फिर नॉमिनेटेड बैंक होता है, ये पेमेंट कर देता है बेनिफिशियरी को। तो बेनिफिशियरी को यहां पे पेमेंट हो जाती है। तो ये हमारा हो गया पांचवा स्टेप। तो पांचवें स्टेप में डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए नेगोशिएटिंग बैंक ने और पेमेंट कर दी बेनिफिशियरी को। उसके बाद नेगोशिएटिंग बैंक ओपनिंग बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स भेज देता है और पेमेंट की डिमांड करता है। तो यहां पे पेमेंट की डिमांड की जाएगी। फिर ओपनिंग बैंक ये सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट के पास भेजेगा और उसका अप्रूवल लेगा कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली ठीक हैं कि नहीं, सारे प्रोडक्ट्स जिस हिसाब से उन्होंने मंगाए थे वो एज इट इज शिप कर दिए हैं कि नहीं। एक बार एप्लीकेंट का अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद पेमेंट डिमांड करता है ओपनिंग बैंक एप्लीकेंट से, और एप्लीकेंट पेमेंट करता है ओपनिंग बैंक को। तो यहां पे हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया था ये वाला। सिक्स्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट्स भेज के पेमेंट डिमांड करी गई। सेवंथ स्टेप के अंदर डॉक्यूमेंट्स का अप्रूवल लिया गया एप्लीकेंट से। एट्थ स्टेप के अंदर पेमेंट करी गई, एप्लीकेंट ने ओपनिंग बैंक को करी। उसके बाद ओपनिंग बैंक वापस से पेमेंट कर देता है नाइन्थ स्टेप के अंदर नेगोशिएटिंग बैंक को। तो आप यहां पे देख सकते हैं मैंने अलग अलग कलर कोड किया है। तो यहां पे आप एलसी की मूवमेंट ब्लू कलर से देख सकते हैं। यहां पे रिक्वेस्ट की गई है एलसी की, फिर एलसी को इशू किया गया है। यहां पे एलसी को ओपन करना भी बोलते हैं इसको। तो ओपनिंग बैंक जो है वो एलसी को ओपन कर रहा है, राइट। फिर ये एलसी एडवाइजिंग बैंक के पास पहुंच गया और ये सेलर के पास पहुंच गया एलसी, राइट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का जो मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर से मार्क्ड है। पहले नेगोशिएटिंग बैंक के पास पहुंचे, उसके बाद ओपनिंग बैंक के पास, उसके बाद एप्लीकेंट के पास। पेमेंट जो हो रही है वो एप्लीकेंट से ओपनिंग बैंक को हो रही है और
फिर उसके बाद नेगोशिएटिंग बैंक हो रही है और नेगोशिएटिंग बैंक ने पहले ही बेनिफिशियरी को पेमेंट कर दी थी। अब जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो नेगोशिएटिंग बैंक है और एडवाइजिंग बैंक है ये सेम भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। और यहां पे जो गुड्स शिप हुए थे मीनवाइल ये डिलीवर हो जाएंगे एप्लीकेंट को और बायर को अपने गुड्स मिल जाएंगे और सेलर को अपनी पेमेंट मिल जाएगी। तो पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, दोनों का ट्रस्ट वाला इशू भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए कई बार एक और स्टेप इन्वॉल्व हो जाता है। कई बार एडवाइजिंग बैंक सोचता है कि ये जो ओपनिंग बैंक है इसकी क्रेडिट रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये शायद छोटा बैंक है। तो वो क्या कहता है कि आप किसी बड़े बैंक से जिसकी क्रेडिट रेटिंग काफी अच्छी है वहां से एक गारंटी लेके आइए। तो कई बार कोई बड़ा बैंक एक गारंटी देता है कि ओपनिंग बैंक के लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ओपनिंग बैंक किसी केस में डिफॉल्ट करता है लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर तो हमारी गारंटी है और कंफर्मिंग बैंक उस केस में लायबल होगा पूरी पेमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से कंफर्मिंग बैंक को भी एक एक्स्ट्रा बैंक को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा वर्किंग लेटर ऑफ क्रेडिट का। अब हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के। तो कोलैटरल और चार्जेस की पहले बात करते हैं। तो जब भी कोई एलसी इशू करता है वो कोई भी बैंक कोलैटरल के अगेंस्ट इशू करता है। जो भी ओपनिंग या इशूइंग बैंक होता है, कोलैटरल का मतलब है कोई भी बैंक डिपॉजिट को या एफडी को एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है। बैंक हमेशा एक फीस भी चार्ज करता है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए। अब ये जो फीस है ये डिपेंड करती है कि किस तरीके का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो रहा है। तो अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट के जो टाइप्स हैं ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। फिर बेसिकली ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो अब कहीं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक दूसरे को नहीं जानते हैं बायर और सेलर, जैसा मैंने पहले भी कहा था, तो वहां पे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल गाइडलाइंस इशू की जाती हैं। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए भी गाइडलाइंस इशू करता है। तो आईसीसी इसकी मेन बॉडी है। उसके बाद एलसी की करेक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए अब एलसी के अंदर क्योंकि खाली डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, यहां पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, तो यहां पे जितने एलसी की जो अंदर लिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेम ऑफ सेलर, डेट क्या है एग्जैक्टली इशूइंग डेट, एग्जैक्ट अमाउंट कितना है लेटर ऑफ क्रेडिट का, प्रोडक्ट नेम क्या है, क्वांटिटी क्या है, बाकी की डिटेल्स क्या है, एकदम प्रिसाइज और क्लियर होनी चाहिए। कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके की छोटी मोटी मिस्टेक भी होती है, कोई मिसस्पेलिंग हो जाती है, सेलर का नाम के अंदर ए मिसिंग हो जाता है, ई मिसिंग हो जाता है, ए की जगह ई हो जाता है, या फिर प्रोडक्ट का नाम में पूरा ठीक से नहीं लिखा गया है, आधा अधूरा नाम लिखा गया है, या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या फिर शिपिंग टाइम पे नहीं करी गई, एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी गई थी उस दिन एग्जैक्टली शिपिंग नहीं की गई, तो इन सारी छोटी बातों पे भी बैंक्स पेमेंट नहीं करेंगे एलसी के हिसाब से। तो एक नया एलसी बनवाना पड़ेगा। और ऑल पार्टीज इन एलसी डील इन डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट गुड्स एंड सर्विसेज। आपने देखा कि जो हमने पूरा प्रोसेस देखा था उसके अंदर खाली डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस हो रहा है, वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज से एक्चुअली बैंक्स को कोई मतलब नहीं है। तो एलसी बेसिकली अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो पेमेंट रिलीज हो जाएगी, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पेमेंट जो है वो किसी तरीके का कोई गुड्स या सर्विस के अंदर डिफेक्ट हो जाता है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो यही मैंने पहले भी कहा कि डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक है तो पेमेंट बैंक कर देगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट आता है या फिर पूरा सामान नहीं आता है, तो वो बेसिकली लायबिलिटी बैंक की नहीं है, वो बायर और सेलर आपस में उसको सॉल्व करेंगे या जिस तरीके से भी वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर एग्जैक्टली अपनी सारी स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें और सारे डिटेल्स जो हैं वो पहले से ही चेक कर लें जब इशूइंग बैंक इशू कर रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट को या उसको ओपन कर रहा है। तो एज अ बायर भी आपको चेक करना चाहिए, एज अ सेलर भी आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर सारी डिटेल्स चेक करनी चाहिए। उसके पहले आपको गुड्स को शिप नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की बायर के लिए या सेलर के लिए। पहले सेलर की बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर बायर पेमेंट डिफॉल्ट करता है तो बैंक की गारंटी है ही, बैंक आपको पे जरूर करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन रिस्क आपका कम हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एकदम से कैंसिल कर देता है लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट अगर ऑलरेडी इशू हो चुका है तो बायर कुछ नहीं कर सकता है, उसको आपसे सामान लेना ही पड़ेगा। तो एकदम से क्वांटिटी आप मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, तो आपको कोई प्रोडक्शन का रिस्क नहीं होगा अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो। फिर बायर की बात कर लेते हैं। बायर को क्या एडवांटेजेस हैं? डेफिनेटली कि गुड्स आपको टाइम पे रिसीव हो जाएंगे, राइट। तो एक सर्टेनिटी है, आपको गुड्स 100% रिसीव होंगे।
उसके बाद एलसी बेसिकली आपकी सॉल्वेंसी को शो कर देता है, जैसे कि आप बिजनेस में हैं और ये आपका बिजनेस की अच्छी स्टैंडिंग को शो कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि बैंक आपके ऊपर एक क्रेडिट रिस्क लेने को तैयार है। उसके बाद आपको एक तरीके का छोटा क्रेडिट मिल जाता है, आपको एकदम से इनिशियल पेमेंट नहीं करनी होती है, तो वो भी एक थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है। मान लीजिए आपके पास इमीडिएटली कुछ पेमेंट नहीं है करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो आई थिंक मैंने सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड। हमने देख लिया कि पूरा मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं सेलर को और बायर को। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स के बारे में बात करूंगा, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं और किन जगहों पे कैसे सिचुएशंस में यूज